गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। रिलेटेड है, अगर इनका नाम ही ना आए तो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड होता है वैनगा। तो अब देखें, इसके बाद है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी मैं ये पहले आपको बता दिया था, तो फिर भी यहाँ अगस्त ऑफर भले बड़बली मैंने आपको बताया था, यहाँ एक्चुअली मैं नोट्स के फॉर्म में मैंने पुट कर दिया है। हालांकि इसमें फैक्चुअल चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ ऐसा नहीं है, आपको मेमोराइज तो करना ही है इसमें। हाँ, जो भी समझने वाली बात है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझाने वाली बात। और इसमें कोई तोड़ मटोड़ कर रखने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। जो उसके अगस्त ऑफर के जो उसके जो प्रपोजल है, जो उसमें टर्म एंड जो टर्म्स रखे गए हैं, तो सेम टू सेम मैंने भी रखा है यहाँ, ज़्यादा कुछ मॉडिफाई किया नहीं है, क्योंकि करने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपके क्वेश्चन मिस होगी। मैं उसको डिफरेंट लैंग्वेज भी दे देता, डिफरेंट वर्डिंग दे देता, कुछ को मिस करता, कुछ को ऐड तो करने की बात ही नहीं होती है। जो है, जो ऑफर में लाया गया वो चीज़ को पुट करना ही है। तो कोई भी किताब पढ़ेंगे, कोई भी बुक, कोई भी नोट्स पढ़ेंगे तो सेम जगह सेम चीज़ हर जगह मिलेगी आपको। तो इसमें ये कहने की बात नहीं है कि हाँ ये तो ऐसे इस बुक में भी ऐसा मेंशन है, उसमें भी तो ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ से कट कॉपी किया हुआ है, वहाँ से कट कॉपी किया है। मैं लिखूँ यहाँ या कोई बुक लिखे तो उन्होंने भी जो अगस्त ऑफर के जो डॉक्यूमेंट जो थी ना वहाँ से ही करके यहाँ लिखा है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो उस समय के जो वाइस रॉय थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इनका जो पीरियड था 1936 से लेकर 1944 तक, 1936 से लेकर 1944 तक, उस टाइम में क्या क्या इवेंट हुई थी आपको पता होगा ही, या पहले मैंने बता दिया था, मैं शॉर्ट में बताया था 96 97। इनके इनके बाद 35 में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई थी। उसके बाद इलेक्शन हुआ था 1937 में, वार शुरू हुआ 1938-39 में। फिर 1939 में गवर्नमेंट यहाँ डिफरेंट प्रोविंसेस में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सबने रिजाइन कर दिया था। 1940 में ये अगस्त ऑफर आया। 1942 में क्या आया आपको पता है, क्रूज प्रपोजल। 41-42 के टाइम में ही इंडियन नेशनल आर्मी की जो इस्टेब्लिश किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उससे पहले आप देखें 38-39 38-39 में तो कांग्रेस का सेशन होता ही था। तो 38-39 में सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ये सब है। 42 हो गया। 43 में 40 में ऑलरेडी मुस्लिम पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग ने कर दी थी। 43 में है जो पाकिस्तान ने कहते हैं कि पाकिस्तान डे की घोषणा कर दी थी 43 में। तो ऐसे ऐसे सब इवेंट थी। तो हर चीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉर्ड लिनलिथगो ये पर्सन वाइसराय, इनका फोटो दे दिया है मैंने, थोड़ा देख लें। ये है अब इसके जो प्रपोजल थे उसको देख लूँ। है तो छोटा, मैं बता दूँ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या टेस्ट भी देते रहेंगे आप, तो तुम सेम टू सेम आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो थोड़ा डिस्कस कर दिया जाए। हाँ जी, ये देखें, पहला पॉइंट है कि इससे पहले बार बार कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी। 1900 पूर्ण स्वराज की जो डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किया था, ठीक है। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। उससे पहले बार बार डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते थे। तो 1942 में स्पष्ट रूप से कह दिया कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे। ये सब क्यों ला रहे थे आपको पता है, वार चल रहा था, इंडिया का सपोर्ट उन लोगों को चाहिए था, कैसे भी मैन पावर के रूप में या रिसोर्सेज के रूप में, वाट सो एवर। तो मोरल सपोर्ट, तो उसमें ये सब प्रपोजल लाया जा रहा था कि इंडियन सपोर्ट दो। तो कहा गया कि भाई अब हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे वार के बाद, आप सपोर्ट करो। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि भले वहाँ
सेंट्रल लेवल पर कहें स्टेट लेवल पर, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मंत्रिमंडल बनता था, तो एक मंत्रिमंडल तो जो मिनिस्टर जो एमपी सेलेक्ट होकर आते थे उसमें से मेंबर बना, वो मिनिस्टर हुए। ठीक है, वो मिनिस्टर आज के मिनिस्टर जैसा उनको काम नहीं दिया गया था, वो आज के मिनिस्टर वाला जो काम वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल करते थे। मतलब उसको खास लोग, जो यूएसए में जो चलता है कि प्रेसिडेंट होते हैं और वो अपने लोगों को मंत्री के रूप में या मिनिस्टर के रूप में एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करता है, जो जो इलेक्शन लड़े उनमें से नहीं चुनता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ चल रहा था। तो कहा गया कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम बढ़ाएंगे और ज़्यादा इंडियन को लेंगे। ठीक है, तो पहले सिर्फ फॉरनर को ले रहे थे, धीरे धीरे इंडियन को भी लेना शुरू किया था। मैंने सबसे पहले बताया कि पहले सबसे पहले इंडियन कौन लिया गया था, तो अब एक्सपेंशन करके ज़्यादा इंडियन लेंगे, इंडियन का पार्टिसिपेशन होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पर, तो इंडियन का रूल होगा एक तरह से कहने का मतलब। फिर दूसरा कहा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल दैट मेनली इंडियन शुड देमसेल्फ फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बट आफ्टर द एंड ऑफ द वार। मतलब कहा कि रिकॉग्नाइज किया कि हाँ आपके लिए संविधान बनाया जाएगा और मेनली रूप से आप लोग होंगे। मतलब मेनली कहने का मतलब फुल्ली नहीं कहा गया, ओनली एंड ओनली नहीं कहा, मेनली आप लोग होंगे। मतलब कुछ और फॉरनर भी हो सकते थे, मतलब वायसराय भी हो सकता है कि कुछ हेड वुड बन जाए ये यहाँ, लेकिन मेनली आप लोग होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया किया कि प्रिंसिपल दैट मेनली इंडियन शुड देमसेल्फ फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बट आफ्टर द एंड ऑफ वार। एंड तीसरा है यहाँ एक चीज, कहा कि कोई भी जो फ्यूचर की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक एडॉप्ट नहीं किया जाएगा जब तक माइनॉरिटी का कंसेंट ना हो। जब तक जो माइनॉरिटी है जब तक वो हाँ ना कह दे तब तक भविष्य का संविधान नहीं बनाया जाएगा। ये अगस्त ऑफर में मात्र ये तीन चीज़ें, इसको हम खुला याद कर लेंगे। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कही गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही गई। तीसरा कहा कि माइनॉरिटी है जो बोलेंगे तो ही, उसमें माइनॉरिटी मुस्लिम लीग, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में ही कहलाते थे, सिख भी माइनॉरिटी में कहलाते थे, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में कहलाते थे। ये लोग हाँ कहेंगे तो ही। ये तीन चीज़ है, ये हो गया समझ में, बस इतना ही। अब है ये क्रिप्स, बाप रे क्रिप्स तो इतना क्या मैं बोलूं। इस क्रिप्स मिशन से इतने क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या है इस क्रिप्स में, देखें कुछ चीजें क्रिप्स में है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बताऊंगा। देखें ये क्रिप्स को किसने भेजा था, पीएम जो उस समय कहते हैं चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का जो पीरियड था 1940 से लेकर 1945 तक पीरियड था। ठीक है, इससे विंस्टन चर्चिल के बाद फिर एटली प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे। एटली का स्टेटमेंट आपको पता है, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी कुछ और बताऊंगा, थोड़ा आगे बताता हूँ। तो ये क्रिप्स जो थे, क्रिप्स तो स्टैफोर्ड क्रिप्स पता ही है। कहते थे कि सिंथेटिक थे इंडियन के प्रति, इंडियन के मूवमेंट के प्रति सद्भावना रखते थे। तो इसने सबसे पहले कहा क्या कि प्रॉमिस ऑफ इलेक्शन, कहा कि जब इसके वार के बाद पक्का वादा करते कि इंडिया में इलेक्शन करवाया जाएगा। प्रॉमिस ऑफ इलेक्शन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब तो यहाँ भी इन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब डोमिनियन स्टेटस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक तो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे जब वंस द वार वाज ओवर, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो। एंड देखिए डोमिनियन स्टेटस यूनियन, जो यूनियन को जो डोमिनियन स्टेटस मिलेगा वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ। मतलब जो डोमिनियन स्टेब्लिश होगी, ठीक है, तो ऐसे डोमिनियन स्टेटस वाले जो यूनियन होगा, वो यूनियन की बात की, वो उसको इतना पावर होगा कि अपना डिसाइड कर सकता है कि उसका रिलेशन जो है कॉमनवेल्थ के साथ कैसा वो रखना चाहता है, रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है उसके साथ रिलेशन, या यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन में हर एक चीज जिक्र हुआ है। उस समय क्या था, लीग ऑफ नेशन, पता है ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद लीग ऑफ नेशन को खत्म करके यूनाइटेड यूएन स्टेब्लिश हुआ, यूनाइटेड नेशन। लीग के फेलियर ये सब मैं कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो उस समय यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश हुआ था, फिर लीग ऑफ नेशन, फिर लीग ऑफ नेशन को बदलकर यूनाइटेड नेशन में नाम रखा गया था। तो उस समय तो कम से कम लीग ऑफ नेशन ही था। तो अपना रिलेशन कैसे रखे कॉमनवेल्थ के साथ या लीग ऑफ नेशन के साथ, और कोई भी उस समय के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो उनके साथ जैसा रिलेशन चाहे, उसको अपनी इच्छा होगी, अपना बिल होगा, अपने तरीके से फ्री है डिसाइड करने के लिए। तो जो ये डोमिनियन स्टेटस, ये यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस डिसाइड करेगा खुद का दूसरे के साथ रिलेशन कैसा हो।
इलेक्शन, डोमिनियन स्टेटस, अब फॉरेन के साथ रिलेशन कैसा हो, इसकी खुद की इंडिपेंडेंसी होगी मतलब। एंड देखें, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वेंट, आयोजित किया जाएगा फॉर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले बार ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, मेनली इंडियन हो गए। यहाँ का कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम होगा, बात वही है। कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनता तो बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिना संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बनता। तो यहाँ ये भी कहा गया सेम चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंट वुड बी कन्वेंट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ वार, वार के बाद वैसे ही अडॉप्ट किया जाएगा। ए मेंबर वुड बी पार्टली, यहाँ देखिए इस बात को थोड़ा सा ही बोला, जो इसके मेंबर होंगे, जो कुछ मेंबर हो जाएंगे इलेक्टेड होंगे प्रोविंसेस के द्वारा, ठीक है। तो पार्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। ये तो संविधान सभा कंस्टिट्यूट असेंबली में जो उसके जो मेंबर बनेंगे कहाँ से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से आएंगे, रियासती उससे बोलते हैं, रियासत बोलते हैं उनको, प्रिंसली स्टेट को रियासती प्रदेश ऐसे बोला जाता है। और प्रोविंसेस प्रांत, तो प्रोविंसेस में जो होगा इलेक्शन होगा, इलेक्शन कैसे होगा, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर रहेंगे वो इलेक्ट करके भेजेंगे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट करके आएंगे। ये जो इस बोला गया क्रिप्स मिशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है तो वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हुए हैं ना, सेम तरीके से वो आए हैं इलेक्ट होके, मतलब चुन कर, प्रोविंस से ऐसे ही आए हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोगों ने वोट नहीं किया, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ने वोट किया था और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आएगा। यहाँ जो इन्होंने जो बातें कह दी थी इसको ही फॉलो किया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। तो क्लियर है। अब देखो, देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन, यहाँ अब ध्यान दें, एक इंडियन यूनियन होगा, ठीक। अभी इससे पहले जस्ट अभी बताया कि डोमिनियन स्टेटस की बात की, इंडियन यूनियन की बात की थी, उसका रिलेशन फॉरेन के साथ कैसे रख सकता है डिसाइड खुद कर सकता है। वन इंडियन, देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑल प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन यूनियन में जितने प्रोविंसेस हैं प्रिंस एंड जितने स्टेट्स हैं सब मिला के एक इंडियन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इफ एनी प्रोविंस और इंडियन स्टेट, मतलब प्रोविंस इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट का मतलब प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस, नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो नहीं प्रिपेयर्ड है या मन नहीं है उसका, वो चाह नहीं रहा है कि एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस इंडियन यूनियन ने बनाया, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड इंटर इनटू ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट। तो उनके साथ एक अलग तरह का समझौता करके उनको बोल सकता है कि आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, मतलब। तो सेम चीज, एनी प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स नॉट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड इंटर इनटू ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट। तो उनके साथ एक अलग एग्रीमेंट बना लेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट। यूनियन तो अपना बनाए, इनके साथ ब्रिटेन कैसा भी रिलेशन बना सकता है, तो इनको बोल सकता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाइए, अपना अलग से रहिए, या तो आप मेरे साथ मिलकर मेरे साथ ही रहिए, हम आप पर रूल ऐसे करते रहेंगे। तो इसका कहने का मतलब यहाँ ये था। अब देखें, इसके कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ ये इंडिपेंडेंस दे दी गई कि जो प्रोविंस या जो प्रिंसली स्टेट अगर इंडियन यूनियन के साथ, मतलब इंडिया के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाना चाहते हैं, वो अपना अलग रहिए और अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपना रिलेशन जैसे जैसे चाहते हो वैसे रखो। तो बहुत सारे मुस्लिम जो मुस्लिम प्रोविंस थे, अगर वो नहीं चाहेंगे हम इंडियन यूनियन में ना शामिल हो तो अलग रहेंगे। प्रिंसली स्टेट्स कहेगा नहीं शामिल रहे तो वो भी अलग रहे, और ब्रिटेन के साथ जो भी रिलेशन जैसा कॉमनवेल्थ का मेंबर बन के या फुल्ली इंडिपेंडेंट कर दो व्हाट्स एवर। इसका मतलब कंट्री को क्या छोटे छोटे टुकड़े में बात करने की बात हो गई, बाल्कनाइजेशन करने की बात हो गई। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था, लोग इस बात के लिए काफ़ी खफा थे, लोगों में एंग्री था, इस बात के लिए एंग्रीनेस था। तो इसके तो लोगों ने मतलब कांग्रेस कहे तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्रिप्स प्रपोजल को। उसके अलावा और भी है, देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन, तो बता दिया। यहाँ देखें, इन द मीन टाइम, इसके बीच में जब तक ये इंडियन यूनियन ऐसा ना बन जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सब आप लोग ना बना लो ऐसा, तब तक इंडिया का जो डिफेंस है किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटेन के हाथ में रहेगा।
एंड गवर्नर जनरल वायसराय की जो पावर है जैसा अभी है वैसा इंटैक्ट रहेगा। मतलब आपको ये बनाने में 2 साल 3 साल जो लगे, तो डिफेंस हमारे कंट्रोल में, क्योंकि अभी आ, अभी तो वार चल रहा है भाई। तो अभी अगर छोड़ दे टोटली आपको ही, तो भाई ये तो तुरंत है जो जापान जर्मनी आपको अपने कब्जे में ही ले ले। अभी और गवर्नर जनरल का पावर अभी रहना चाहिए, उनके पावर खत्म हो, बिल को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता है। अब देखें, ये सब प्रपोजल था, ये सब जितना बोला उतना दम बिल्कुल रट जाना दम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मौलाना आज़ाद, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब क्रिप्स आया तो उनसे बात विचार करने के लिए, उनके प्रपोजल पर डिस्कशन करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, नहीं नहीं ये भी नहीं मत रखो, ये हटा दो, एक और प्रपोजल जोड़ दो, ये सब जो भी समझौता समझौता करने के लिए ये दोनों को कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बना के इन दोनों को भेजा। नेहरू तो ऑलरेडी डोमिनेंट चल ही रहे थे उस समय। अब देखिए, ये चीज़ जो इनका प्रपोजल था मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, क्योंकि भाई मुस्लिम लीग का कहना था, हमारा उस तो 1940 से ही बताया था कि पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी कि हमें अपना सेपरेट एक कंट्री चाहिए, वो पाकिस्तान के फॉर्म में हमको इंडिपेंडेंट एक कंट्री चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान की मांग थी नहीं, और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया कि भाई ये तो सबको अलग अलग बता रहे हो कि सबके साथ तुम अलग रिलेशन भी रख सकते हो, तो सब बहुत सारे लोग अलग अलग चले जाएंगे, ऐसे रखा जाए तो फिर हमारा कंट्री बचेगा क्या, छोटा सा कंट्री रह जाएगा। तो कांग्रेस इंडिया को डिवाइड ऐसे नहीं करना चाहते थे कांग्रेस, तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। जितना बताया समझ में आया, और एक बार नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, बस शॉर्टली बता देता हूँ। इलेक्शन की बात की, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, उसके अलावा कहा कि फॉरेन के साथ जैसा रिलेशन रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक। फिर उसके अलावा देखें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की, वार के बाद कैसे कुछ इलेक्टेड होंगे, कुछ होंगे नॉमिनेटेड होंगे, एंड कहा गया कि इंडिया यूनियन होंगे जिसमें सारे स्टेट इसमें होंगे, और कोई प्रोविंस चाहता है अपना सेपरेट रहना चाहता है, एक्सेप्टेबल नहीं है तो अपना ब्रिटेन के साथ जैसा रिलेशन चाहे वैसा रख सकता है। बीच में डिफेंस जो है ब्रिटेन के ही कंट्रोल में रहेगा, और गवर्नर जनरल वाइसराय की पावर जैसे है वैसे रहेगी। तो ये सब प्रपोजल इसका था, समझ में आया। तो ये इसमें और ऐसा कुछ बात कुछ नहीं, इतना ही। अब इससे देखिए, इतना ही पॉइंट से भर भर के क्वेश्चन, ये क्रिप्स हैं, आई थिंक ये कौन होंगे, भीमराव अम्बेडकर ही हैं, और महात्मा गांधी के साथ आए, हंस हंस कर बढ़िया कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। इनका रिलेशन इनका रिलेशन जो था इंडिया के साथ अच्छा रहा था, और इंडियन के लिए ज़्यादा सहानुभूति रही थी, अगर कैबिनेट में भी वहाँ बैठे हुए हो, मतलब सॉरी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, मतलब कहने का मतलब, तो भी इंडिया के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया करते थे। तभी तो गांधी जी के साथ देखते हैं इतना हंसकर सारे लोग, सारे अंग्रेज से उतनी नफरत चल रही थी उस समय, पर यहाँ देखें सारे लोग इनके साथ हंसकर आराम से बात कर रहे, ये भी कितने हंसी मजाक से बात करते हुए जा रहे हैं। तो ये उसके बाद देखें, हाँ, तो इससे क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देख लिया जाए। अब है प्लान ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन सेज दैट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद, जो इनका प्लान, इनकी योजना ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना ने क्या विचार किया था। तो 2016 का क्वेश्चन है, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया को क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना चाहिए, ऐसा बोला इन्होंने। ये भी तो डोमिनियन की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस देने से पहले दो भाग में कर देना चाहिए। अगर ये कहते तो मुस्लिम लीग क्यों नाराज होते, तो ऐसा भी नहीं कहा। इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक की बात चर्चा नहीं की। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड जो उसके होंगे इलेक्टेड होंगे, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट जो भी हो बनेंगे तो इलेक्टेड होंगे, तो उसको रिपब्लिक कहा जाता है। तो यहाँ कॉमनवेल्थ में रहोगे तो आपके स्टेट के कौन रहेंगे, आपके स्टेट के हेड कौन रहेंगे, क्राउन रहेंगे। तो आप भले ही सेरिमोनियल कहो, सिंबॉलिक हेड रहेंगे, लेकिन है तो हेड वो रहेंगे, और वो तो हेरिडिटरी है। तो डोमिनियन की बात कहाँ, तो यहाँ ये बात रिपब्लिक की है नहीं। इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस अगस्त ऑफर से शुरू हो गया था, और यहाँ भी इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर होगा डी। इसमें सोचना कुछ है नहीं ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन, फिर दूसरा देख लें, एक और क्वेश्चन। हाँ जी,
विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन के प्रपोजल के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, मतलब प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट दोनों से नॉमिनेटेड होंगे, ऐसा तो नहीं, कहाँ नॉमिनेटेड होंगे? प्रिंसली स्टेट से, और प्रोविंशियल स्टेट से क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा, ना कि लोगों के द्वारा। तो ये नॉमिनेटेड के बाद पर ही तो ये जो ऑप्शन है इसका तो मतलब ही खत्म हो जाता है इस सेंटेंस का, गलत है। अब देखें सेकंड है, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव सेपरेट would have the right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status। अभी बताया कि नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है तो आप ब्रिटेन के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के द्वारा जो भी हो आप रिलेशन रखें या आपको इंडिपेंडेंट कर दो, व्हाट्स एवर, ये सब चर्चा है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन रहेगा 1 1 2 2 बहुत है, 1 and 2 9 1, तो 1 नहीं 2। क्लियर? ये कब पूछा गया था क्वेश्चन? ये डेट मैंने मेंशन नहीं किया पर ऑलरेडी एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। ये देखें क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटेड विद द क्रिप्स मिशन, कांग्रेस की तरफ से कौन से गए थे नेगोशिएटर के रूप में? तो नाम तो मैंने बता दिया था, पंडित जी का, मौलाना आजाद साहब का, तो ये दो नेगोशिएटर के रूप में गए थे। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रखा ही नहीं है, अगर आप जानते हो पढ़े हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो क्वेश्चन आपके लिए टफ है। सिर्फ क्रिप्स का प्रपोजल पढ़ा है, कौन सिर्फ बड़ा चीज है नहीं, बड़ी अगर सुना है पढ़ा है तो वो आंसर कर पाएंगे। दिमाग लगाकर तो आंसर क्या होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली क्या बात है? कौन हो सकते हैं? तो फोटो मैंने दिखाया, अगर ये नहीं आंसर करता तो सोचो कि महात्मा गांधी तो भाई क्रिप्स के साथ एक फोटो दिखाया था, एक गए होंगे नेगोशिएटर बन के, सरदार पटेल भी गए होंगे, तो उसमें ये भी सारे फेमस ही आचार्य JB कृपलानी, C राजागोपालाचार्य, राजा जी, नेहरू, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, राफ्त अहमद किदवई, आर ए किदवई। तो R A किदवई को छोड़ के जितने लोगों का नाम आप सुनेंगे सारे लोग हमेशा चर्चा चर्चा में ही रहेंगे। R A किदवई के बारे में बता दूं, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। ए आर किदवई, हाँ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं शायद, एक बार देख लेंगे आप, मैंने कहीं पढ़ा था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद था मैंने कहीं पढ़ा था A R किदवई वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये क्वेश्चन एक और है, देखिए ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन, प्राइम मिनिस्टर पर भी देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। पहले तो कहोगे यार, पहले तो सिर्फ आप बार बार बोलते थे कि गवर्नर जनरल कौन था, उसके पीरियड में क्या क्या हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इवेंट जब हुआ तो इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, अब ये भी कि उसके समय में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं कितना कितना याद करूं कि भाई ये इवेंट हुआ तो उसमें ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये इवेंट हुआ तो उस समय ब्रिटेन के किंग कौन थे, तो कि अभी चार्ल्स 3 चल रहे हैं, उस समय किंग जॉर्ज 3 4 5 ऐसे ऐसे चला करते थे। एग्जाम में आते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो अब देखें, तो मैंने चर्चिल का नाम तो बता दिया था, क्लियर सी है, थोड़ा बता दूं, चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर जो बने थे 40 से लेकर 45 तक थे। चर्चिल से पहले, थोड़ा मैं लिख दूं, मैं लिखता कम हूँ, सॉरी, ज़्यादातर मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखूंगा बहुत टाइम टेकन है, ऑलरेडी बहुत चीज़ यहाँ टाइप किया हुआ है, तो थोड़ा जो अच्छी बातें रहेगी आप खुद से लिख लिया करेंगे, क्योंकि सब चीज़ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो आप पैसिव बन जाओगे, थोड़ा बीच में लिखते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, सुनते 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 भी बोर हो जाओगे, सिर्फ देख रहे हो तो देखा हुआ मिल रहा है, फोटो खींच लोगे या ऐसे ही कुछ भी, तो एक पका पकाए खाने के थोड़ा एक्टिवली रहोगे, हाँ कौन इंपॉर्टेंट है तुमको ध्यान में रहना चाहिए, उसमें नोट्स लिख लेना है या लिख लेना है। तो मैं थोड़ा फिर भी यहाँ डेट मेंशन कर देता हूँ, तो डेट के बारे में देख लिया जाए जी। हाँ चलो आ जाओ, पेन कहाँ हो तुम? विंस्टन चर्चिल, इनका पीरियड है 1942-45। ये है नेविल चैम्बरलेन, इनका पीरियड है 1937-40। ये है स्टैनले वाल्डबिन, ये इनका पीरियड है 1935-37। ये है जेम्स राम से मैकडोनाल्ड 1900
इनका एक लास्ट पीरियड होगा 1935 और 1928। तो ये रामसे मैकडोनाल्ड, तो ये ऐसे ऐसे पीरियड इनका रहा। आई थिंक 28 नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 29 है, 29। ऐसे ऐसे ये पीरियड इनका रहा। रामसे मैकडोनाल्ड से मैं पहले बता दूं, ये थोड़ा ये दोनों में काफ़ी चलते रहा। रामसे मैकडोनाल्ड से जस्ट देखेंगे 1920 1924 टू 2009, ये इस समय कौन रहे थे? स्टैनले बाल्डविन। ये पर्सन यहाँ भी इस पीरियड में आए। फिर एक साल के लिए 1924 से लेकर 1924 में ही फिर कौन आ गए थे? फिर ये रामसे मैकडोनाल्ड फिर से यहाँ आ गए थे। इससे एक साल पहले फिर बाल्डविन थे। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा था। जैसे अभी यूएसए में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप गया, 4 साल बाद 4 साल के लिए ख़त्म, फिर वापस आ गया। तो ऐसे उसमें ऐसे उसमें भी उनके यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा था। तो ये पीरियड थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक। आने के लिए तो एग्जाम में पहले बता दिया, अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस है, नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस। कभी पूछा जाए तो सब आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कम से कम जितना बताया जाए उतना पता रहना चाहिए। आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है। तो आपको बहुत चीज़ में डीप जाओगे डीप जाओगे डीप जाओगे, पता चला उससे आया ही नहीं। एटलीस्ट मिनिमम इतना आना चाहिए। तो डेट जो मेंशन है फटाफट लिखना है तो लिख लेंगे। उसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट पे। अब देखिए अभी भी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है जनाब। क्वेश्चन है अभी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर। तो फटाफट मैं करता हूँ। फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। क्रिप्स मिशन, ये क्वेश्चन आपका 2009 का क्वेश्चन है। क्रिप्स प्रपोजल जो कहा था उसमें क्या प्रोविजन था? इंडिपेंडेंस की बात कही गई? नहीं। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की बात कही गई? हाँ कही गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दो है, इसमें कोई डाउट नहीं, ज़्यादा मैं फटाफट आगे बढ़ाऊंगा। फिर एक और क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज, क्या था? 2003 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है, क्वेश्चन से जल्द याद हो जाएगा जो जो प्रपोजल थे, नहीं तो ऐसे भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तो प्रपोजल क्या था? दैट ऑल इंडियन स्टेट्स शुड ज्वाइन इंडियन यूनियन एज ए कंडीशन टू कंसीडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। कहा क्या क्या कि सारे इंडियन को ये कंडीशन था कि आपको अगर ऑटोनॉमी चाहिए तो इंडिया में ज्वाइन करना है। कहा गया नहीं, अगर ऑटोनॉमी चाहते हो, अगर इंडिया में नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे साथ जैसा रिलेशन चाहते हो तो हमारे साथ रिलेशन रख सकते हो। तो सारे स्टेट को तो कंपलसरी नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत। क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन क्या क्रिएशन होगा? विद डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस की बोला गया था वेरी सुन आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये बात तो कहा गया था, कहा गया था ना। तीसरा देख लें, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द ब्रिटिश वार एफर्ट एज ए कंडीशन फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सोवरेन स्टेटस टू इंडिया एंड आफ्टर द वार। ये तो कहा गया कि ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस देंगे आप, फुल सोवरेन स्टेटस। कहाँ सोवरेन स्टेटस? डोमिनियन की बात कहेगी। तो और तभी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ये सब हो सकती है। ये तो बात छोड़ो, देख के गलत है, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं। The framing of constitution for the entire Indian Union with no separate constitution for any province and union constitution to be accepted by all province। province को कहाँ सबको एक्सेप्ट करना है, कहाँ नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है भाई हमारे साथ एग्रीमेंट अलग सेपरेट कर लो, ये कहा गया था। तो ये भी गलत। अब देखिए ये क्वेश्चन कब आया था? 1998 में। एसर्सन है, एसर्सन रीजन। मेडिकल में एम्स में पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एसर्सन रीजन करके। बाद में धीरे धीरे सारे और एग्जाम अब तो आने भी लग गए, बहुत सारे आईआईटी में भी क्वेश्चन आने लग गए एसर्सन रीजन। तो पहले एम्स में ही जब क्वेश्चन पूछी जाती तो एम्स में पूछा जाता था मेडिकल साइंस। तो एसर्सन क्या है कि द कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, को रिजेक्ट किया कांग्रेस ने। सही बात है, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन क्या? रीजन है, कारण क्या था? क्या द क्रिप्स मिशन कंसिस्टेड सोली ऑफ वाइट, क्या सिर्फ वाइट थे इसलिए रिजेक्ट किया था? काला रहो चाहे गोरा रहो भाई,
जब हम जो मांग रहे हैं वो चीज़ दे देते हो तो हमें क्या प्रॉब्लम। तो वाइट वाइट का जो चर्चा था क्रिप्स मिशन, सॉरी मैंने साइमन कमीशन में बताया था ना, सारे मेंबर वाइट थे, जो उनका साइमन कमीशन के जो मेंबर थे उनका फोटो भी मैंने दिखाया था, सारे ब्रिटिश थे। तो लोग उस उनके आने से पहले से ही लोग यहाँ हो हल्ला शुरू कर दिया था। तो रिजेक्ट किया, इस कारण से तो रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट क्यों किया? बाल्कनाइजेशन, कंट्री को छोटे छोटे टुकड़े में बात करने की बात कर रहे थे, ठीक है। फिर जिसको सेपरेट एग्रीमेंट करना चाहते हो वो करो। क्यों? तो और कहा कि डोमिनियन स्टेटस तक ही सीमित थे, इनको तो फुल फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो वो सब बातें थी नहीं, तो रिजेक्ट किया था। तो क्या होगा? तो एक सही है और दूसरा गलत, क्लियरली सी बात। अब जो भी इसके अनुसार मिले तो वन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब देखिए 1945 का वेबल प्लान, तो उसमें बेबल जो थे वो क्या थे? वायसराय। मैंने बताया था अभी, इसे 1936 से लेकर 1944 तक कौन? लिनलिथगो, लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो, जब सबसे पहले फोटो दिखा के मैंने बताया था अगस्त ऑफर में। वो चेंज होने के बाद वेबल आए। तो वेबल के बारे में देख लें। ये प्लान आने के पहले की बात मैंने पहले भी चर्चा किया है वर्बली, कि उसमें ब्रिटेन में भी गवर्नमेंट इलेक्शन होने वाला था, तो वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उनको भी लगा था कि मैं लॉस हार सकता हूँ लेबर पार्टी से। तो हारने से पहले वहाँ के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, उपनिवेश है, जो जहाँ हम रूल कर रहे हैं, वहाँ के लिए ऐसा कानून बनाया कि हमारे ही कंट्रोल में रहे, हमसे छिन ना जाए। और ये सब लेबर पार्टी वाले सब असमझ दिमाग वहाँ कुछ है नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है नहीं, देश के बारे में कुछ अच्छा से सोचते नहीं है। पता चला आया ये लोग कंट्री को जैसे तैसे छोड़ छाड़ दिया। तो जितना हम लोग कंट्री को बेनिफिट हो रहा है वहाँ से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सब चीज़ मिल रहा है। जो कंट्री को जितना एडवांटेज हो रही है वो सब चीज़ हो नहीं पाएगा, सब चीज़ बर्बाद करके छोड़ देगा ये। तो कंजर्वेटिव हेड वाज विंस्टन चर्चिल, जो चर्चिल को बताया था कि उसमें 1945 तक, 40 से 45 तक विंस्टन चर्चिल ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो इंटरेस्टेड थे कि रीच ए सॉल्यूशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन इंडिया एज जनरल इलेक्शन इन इंग्लैंड वाज शेड्यूल फॉर मिड 1945। तो ये बात है जो बोला लॉर्ड वेवेल को, परमिट किया गया कि भाई जाओ इंडियन लीडर के साथ नेगोशिएट करो, समझौता समझौता मतलब आपस में करो। तो एक कॉन्फ्रेंस कन्वेंट किया गया वायसराय जो थे शिमला में। यहाँ शिमला में SHIMLA अभी होता है, एग्जाम में SIMLA करके शिमला के रूप में पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो शिमला में, जब हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, ठंडा प्रदेश, ठंडा 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 कुल कुल। तो वहाँ 1945 में एक कॉन्फ्रेंस किया, सारे लीडर को बुलवाया, आ जाओ भाई, आ जाओ सब बैठ के बात करते हैं, तुम लोग के लिए हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, तुम लोग बार बार हो हंगामा कर रहे हो, कुछ दिया जाए तुमको, जो डिमांड है सुनते हैं। तो जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने बताया था ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपस में सब डिसाइड किया था कैसे होना चाहिए। उसके बाद उन प्रपोजल के बाद 1935 एक्ट आया था। तो ये है, Viceroy Executive Council would be immediately reconstituted and number of its member would be increased। अब देखें, इन्होंने ये बोला कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको और बड़ा करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बड़ा करने की बात मैंने इससे पहले कहीं बताया, कहाँ? अगस्त ऑफर में बताया ना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और एक्सपेंड करेंगे, और तो इसमें और इंडियन को इंक्लूड करेंगे। इन्होंने भी ऐसे ही बात कही, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है और एक्सपेंड कर देंगे, ज़्यादातर इंडियन होंगे, और सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये 2 पोस्ट छोड़ के जितने और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर होंगे सब तुम लोग होगे, सब तुम लोग, ठीक है। तो विल बी इंक्रीज एंड ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट द वायसराय एंड कमांडर इन चीफ विल बी इंडियन इन द काउंसिल द कास्ट हिंदू। यहाँ देखें, इससे पहले मैंने बताया था कि एक आता है राजा गोपालाचारी फॉर्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट, बताया था ना। 44 में ही 1944 में राजा गोपालाचारी जी ने अपना फॉर्मूला दिया कि आपस में भाई कुछ समझौता पे पहुंच जाए, और देसाई लियाकत साहब ने एक पैक्ट किया था। तो इन लोगों का कहना था कि हम लोग कोई पैक्ट नहीं किया आपस में कोई बैठकर, और दूसरे लोग कह रहे नहीं तुम लोगों ने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया था। वहाँ पर इनने देसाई साहब ने ये कह दिया था कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम इक्वल रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ऐसा आपस में बात कर ली थी। और माइनॉरिटी के लिए भी सीट है जो रिजर्व रखेंगे 20%, ऐसा मैंने बताया था, आप पढ़ेंगे आप। तो
उसके प्रपोजल को, कुछ प्रपोजल को यहाँ रख दिया गया कि दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, हालांकि पॉपुलेशन दोनों का अलग अलग है, इक्वल नहीं है। हिंदू का ज़्यादा कहीं पॉपुलेशन है, मुस्लिम का कम है, लेकिन कहा कि भाई मुस्लिम बहुत, जो मुस्लिम लीग जो कहते हैं कि 1940 के बाद जो ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की जो डिमांड कर रही थी, उसमें पूरा इधर उधर मार काट का मैं पिक्चर दिखाऊंगा जो चल रहा था सीन। तरह तरह के मुस्लिम लीग से स्टेटमेंट आते थे, तो कभी कांग्रेस से स्टेटमेंट आते थे, ऐसे ऐसे। तो कहा गया भाई दोनों को खुश करना है, तो कहा कि चलो मुस्लिम लीग, कास्ट हिंदू, रिलीजन हिंदू नहीं, उसमें कास्ट नाम दिया उन्होंने, कास्ट, कास्ट हिंदू, कास्ट मुस्लिम हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड आल्सो प्रोवाइडेड रिप्रेजेंटेशन टू अदर माइनॉरिटी को, ये दोनों को तो, और दूसरे माइनॉरिटी जो भी थे, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, सिख, ईटीसी इन द काउंसिल, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक, हिंदू मुस्लिम को इक्वल, इन लोगों को कुछ ना कुछ जैसा है पॉपुलेशन के हिसाब से एज विश डिसाइड कर ले कितना हाँ मिलेगा रिजर्वेशन। तो इन्होंने कहा था, ये तो पॉइंट हुआ। अब दूसरा और नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिकंस्ट्रक्शन काउंसिल, जो काउंसिल को हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब जो हमारे फॉरेन ब्रिटिशर हैं उसको हटाकर इंडियन को लाएंगे ना, वो जो काउंसिल है एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट, एक तरह से बीच का अंतराल का, इस पीरियड का एक सरकार की तरह काम करेगी। और किस फ्रेमवर्क को, 1935 का जो एक्ट बना है उसमें जो जो प्रोविजन रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, उसके प्रपोजल के आधार पर ये काम करेगी। तो कहने का मतलब उस 1935 में भी देखेंगे कि वायसराय एजुकेटिव काउंसिल वहाँ था अलग, वहाँ भी जो मिनिस्टर, मतलब जो पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ, लोकसभा या राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस में, उसके मेंबर जो है, वो मेंबर बन के जो मिनिस्टर बनते थे वो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होते थे, मतलब एक तरह से अभी एजुकेटिव काउंसिल मतलब समझा दिया। तो वायसराय के एजुकेटिव काउंसिल में वो नहीं होते थे, मतलब वायसराय जो होता था वो अपना आदमी को इलेक्ट करता था, मतलब चुनता था, जैसे प्रेसिडेंट करता है। तो सेम चीज रहेगा, मतलब इनको हटाना ना हटाना, तो ये जो पार्लियामेंट होगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहाँ जवाबदेही नहीं होगी। यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब ये होगा, अगर इनको हटाना या ना हटाना रखना वायसराय ही डिसाइड करेगा, ना कि पार्लियामेंट के मेंबर। जैसे होता है ना अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, अगर पास नहीं हुआ तो उसमें गवर्नमेंट हट जाती, तो ये सब अभी पार्लियामेंट में है प्रोविजन। तो ऐसा नो कॉन्फिडेंस ला के, मोशन ला के आप मिनिस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट को रिजाइन करने पर मजबूर कर सकते हो कि वहाँ, या कोई बिल, या ऐसे हाँ, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बोला कि उनका पास नहीं हो पाता है, तो माना जाता है कि भाई गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ था कि उनको अगर हटाना है तो पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली को ही उसमें, अभी जो पार्लियामेंट है उस समय सेंट्रल असेंबली होता था, पार्लियामेंट सॉरी लोकसभा जो है उसको सेंट्रल असेंबली कहा जाता था। तो एक तो ये हुआ, सेंट्रल असेंबली आप कह सकते हो, वहाँ भी अपर हाउस था, मैंने बताया था, लोअर हाउस था। तो 1935 तक अपर हाउस लोअर हाउस में डिवीजन हो चुका था ऑलरेडी। गवर्नर जनरल वाज टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन मिनिस्टर एडवाइस, जो मिनिस्टर एडवाइस उनको देगा, यहाँ देखें ये सब तो बता दिया कि सब होंगे, लेकिन जो वायसराय को या गवर्नर जनरल को जो उनके जो मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर कौन होंगे, तो यहाँ एजुकेटिव काउंसिल वाले मेंबर तो मिनिस्टर नहीं है, यहाँ एजुकेटिव काउंसिल तो अपने मेंबर हैं ही, मिनिस्टर मतलब वो सब प्रोविंसेस वाले जो इलेक्शन होके जो बने हुए हैं, उनमें से जो चुना गया है पर्सन का जो मिनिस्टर, उनके जो एडवाइस पर जो होगा, इनका वीटो पावर होगा, वो एडवाइस देंगे तो माने या ना माने इनकी मर्जी चलेगी। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस पार्टीज वर टू सबमिट, यहाँ देखें डिफरेंट पार्टी जो हैं, एक अपना जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसको किसको लिया जाए तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, उसका लिस्ट भेजे कि हाँ भाई मुस्लिम लीग से। अब वो और कांग्रेस ये बोलती है कि मुझे 10 रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वायसराय बोलता है, तो भाई जितना जितना आप लोगों का सीट है उस हिसाब से बोल जाएगा कि भाई आप तुम 2 भेजोगे, 4 भेजोगे, 3 भेजोगे, आपस में डिसाइड कर लो, वैसे डिसाइड करो, या डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अपना नाम भेजो, और उनको हम डिसाइड करेंगे फिर बाद में कि किनको एग्जीक्यूटिव में, अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले या ना ले। ये मत कही कीजिए। सबमिट ए ज्वाइंट लिस्ट, representative from various parties were to submit a joint list to the Viceroy for the nomination to the Executive Council. If a joint list is not possible, separate list were to submit with the possibility of negotiation on new constitution being kept open.
यहाँ तक हो गया ये। एंड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन ऑन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग केप्ट ओपन वंस द वार वाज सुन, वार वाज ओवर, वार वाज मतलब कहा कि जब जीत जाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम कि एक नए संविधान का, तो विद द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन ऑन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नया संविधान के लिए जो नेगोशिएशन होगा उसके लिए रास्ता खुला रहेगा। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपना मेंबर अपने नॉमिनेट करने के लिए भेज दो, और आगे के लिए ये अभी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जब वार जीत जाएंगे तो आपके लिए हम नया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नया संविधान बनाने के बारे में सोच सकते हैं या सोचेंगे, तो संभावना है इसकी। ये कहा गया कैबिनेट मिशन में, सॉरी वेबल प्लान में। तो एक तो ये, अब यहाँ जो इतना आया ध्यान दे, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में वेबल प्लान में एक तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की गवर्नमेंट लूज होने वाले की चांस बन रही थी। वेबल को कहा गया कि जाओ नेगोशिएट करो, शिमला में ऑर्गेनाइज करवाया गया। एंड काउंसिल इमिडिएटली कहा कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादातर इंडियन को लूँगा, सिर्फ 2 पोस्ट को छोड़कर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर, और इसमें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे। एंड शेड्यूल कास्ट जो ये सब माइनॉरिटी है उनको भी सीट रिजर्व रखा जाएगा। दूसरी बात, जो बीच ये टाइम में जो काउंसिल के जो रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल जो होगी वो एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। एंड गवर्नर जनरल को वीटो पावर वैसे ही रहेगा, मिनिस्टर के एडवाइस पर, मिनिस्टर को जो सलाह देते हैं उन पर वीटो रहेगा इनका, उनका कहना हाँ, इनका ना और हाँ या ना होगा। एंड बहुत सारे जो पार्टियां हैं वो अपना एक लिस्ट भेजें, ज्वाइंट लिस्ट भेजना चाहे तो ज्वाइंट भेजें, नहीं तो सेपरेट लिस्ट भेजना चाहे तो सेपरेट भेजें। किसके लिए? नॉमिनेशन के लिए। किस चीज़ के नॉमिनेशन के लिए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के लिए नॉमिनेशन के लिए। ठीक। फिर है एक पॉसिबिलिटी है कि वार को जीतने के बाद, एक वार को मतलब खत्म होने के बाद, यानी हमारे जब जीत जाएंगे तो एक आपके लिए नया संविधान को आयोजित करने का, बनाने का हम विचार करेंगे। तो ये सब बातें अभी तक ये इस पर क्वेश्चन। तो who suggested the reconstruction of the Viceroy Executive Council in which all portfolio including the ward member were to be held by the Indian leader? तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकंस्ट्रक्शन वर्ड पर छोड़ो, अभी छोड़ो, रिकंस्ट्रक्शन याद ना रहे, एग्जाम में नहीं याद रहेगा। लेकिन कहा है कि इन विच ऑल पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग वार मेंबर वर टू बी हेल्ड बाय द इंडियन। यहाँ भले वार मेंबर मेंशन अभी नहीं हुआ है, तो वार मेंबर मतलब वो जो काउंसिल होती थी उसका भी एक मेंबर होता था जो वार को देखेगा, वार में क्या क्या चल रहा है, कैसे वार बोला, जो समय वार चल रहा है उस चीज़ को उसका कंट्रोल होगा, कितने सेना भेजना है, कितने आर्म्स भेजने हैं, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट क्या होगा, किधर से अटैक करवाना है, किस कंट्री के साथ मिलकर अटैक करना है, वो सब उसका जिम्मेवारी होगा। तो मैंने कहा कि जो उसके काउंसिल के जो मेंबर होंगे 2 छोड़ के बाकी सब इंडियन, तो सिर्फ वही, तो उससे मतलब जाओ मत जाओ, यानी वार मेंबर रहे या कुछ भी रहे, सब है जो इंडियन। तो पोर्टफोलियो में ऐसा किसने बात कहा? नेचुरल सी बात है, अभी कैबिनेट मिशन का चर्चा नहीं तो किसने अभी चर्चा चल रहा है अभी? शिमला कॉन्फ्रेंस। यहाँ ध्यान दें, आपको पढ़े रहोगे वेबल प्लान, वेबल प्लान, वेबल प्लान दिया हुआ है, शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से नहीं पढ़े हो तो सोचोगे भाई शिमला कॉन्फ्रेंस कहाँ से आ गया, वेबल तो है ही नहीं। साइमन कमीशन तो भाई वो बहुत पहले 1927-28 की बात है, उस समय साइमन कमीशन का, तो ऐसा तो था नहीं। फिर बात हुआ क्रिप्स पर, 1942 में क्रिप्स का प्रपोजल है, क्रिप्स प्रपोजल में ये भी बात नहीं कहा गया था, कैबिनेट मिशन इसके बाद की चर्चा होगी। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या, तो कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं समझ में आया तो लास्ट में कैबिनेट मिशन मारकर आ जाओगे। तो शिमला मिशन पढ़े, कॉन्फ्रेंस पढ़े हो तो ठीक है, नाम है उसी को बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, नाम सिर्फ अलग रख दिया है, उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब देखें, ये जब ये 3-4 जो चीज़ एक साथ जब आया था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे आप एक इंडिविजुअल पढ़ो, क्रिप्स मिशन पढ़ लो या अगस्त ऑफर पढ़ लो, तो उतना पढ़ लो उतना याद रहेगा, चलो। लेकिन जब अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, वेबल प्लान, राजगोपालाजी चारे जी का फॉर्मूला, लियाकत रियासत पैक्ट, फिर कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन प्लान, एटली डिक्लेरेशन, ये जब सारे मिक्स होते हैं ना तब हलवा हो जाता है, तो दिक्कत होता है यार, ये वाला इसमें था या उसमें था। ऐसे इंडिविजुअल लेवल सिर्फ एक का पढ़ो तो भाई पढ़ लिया, तुरंत क्वेश्चन आ गया तो उस पर आंसर तुरंत मार दोगे, कोई डाउट नहीं, कुछ रखा है ही नहीं। प्रॉब्लम होती है, टफ नहीं है, लेकिन इसका प्रपोजल सब
फैक्चुअल चीज़ है उसको याद करने के बाद मिक्सिंग हो जाता है ये उसमें उसमें। कहीं ना कहीं मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको जब दिया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो मुझे बताते बताते मुझे भी कई बार हुआ, जब मैं ये बता रहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं इसका प्रोपोजल इसमें बोल दे रहा हूँ कुछ ना कुछ सेंटेंस। तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कुछ सेंटेंस मैंने बोल दिया है, ऐसा मुझे खुद ऐसा लग रहा था। एग्जाम में ऐसा लगे इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो जाना है। थोड़ा सा क्या है वर्डिंग का खेल है, गलत हो गया तो गलत हो गया, मार्क्स कट गए। यहाँ तो सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से आगे पीछे में सिलेक्शन होना ना होना काफी हद तक डिसाइड करता है। तो ये सब क्वेश्चन है कि बुक्स एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को कभी मिस नहीं होना, ये सब आपके मार्क्स सेविंग क्वेश्चन है। मतलब ये सब क्वेश्चन में अगर गलत हो गए तो बाकी जो क्वेश्चन है जिसमें तो गेस करके लगाया जाता है, थोड़ा ब्रेन लगा के लगाया जाता है, हो सकता है माइट भी हो सकता है, 20% चांस है होगा, 25% चांस है नहीं होगा। तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत अप डाउन है, तो उसमें तो कर नहीं सकते हो आप फुल्ली। लेकिन इसमें अगर ये सब गलतियां होने लगी तो उसमें कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी किस्मत अच्छा साथ दे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन है, थ्योरी से क्वेश्चन है, नोट से क्वेश्चन है, उसमें तो एक गलती की गुंजाइश होनी नहीं है। ये सभी तो मार्क्स आपको इतना जोड़ेंगे, साथ में आपको इस लेवल तक लाएंगे कि बाकी किस्मत किस्मत से थोड़ा दिमाग ला के कुछ क्वेश्चन जोड़ के आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। ये बात जान ले, अगर इधर से ही गलती करके इधर से ही गलती करके यहाँ तक हो तो ऊपर से कितना भी साथ देगा तो यहीं तक पहुंचोगे। इसलिए इसको पूरा उठा के पहले रखो, यानी इस चीज में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए बार बार पढ़ना है आपकी ब्रेन, तो मैंने पहले ही बताया है। तो एक क्वेश्चन के बारे में देख लिया जाए। कोई असर्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया कब, 2007 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू वेबल प्लान अभी जो डिस्कस किया, नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम नंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल, इक्वल होंगे। हाँ ठीक है, देसाई लियाकत भी ये बोले थे, यहाँ भी बोला गया इक्वल होंगे। रीजन क्या है, वेबल थॉट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वेबल क्या सोचा कि ये ऐसा कर देंगे तो इससे पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन नहीं हो पाएगा। इसको अभी क्या, अभी दिमाग लगाओ, अभी आया क्यों था ये 1945 के टाइम में? अभी भी वार खत्म नहीं हुआ था, जापान का अभी भी था कि अटैक कर रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अभी भी वहां से भेजा गया कि भाई समझौता करो, कुछ अभी भी सपोर्ट ऊपर रहना चाहिए और हमारा इस पर कंट्रोल रहना चाहिए, इंडिया पर कंट्रोल बना रहे। और कंजर्वेटिव पार्टी जो भेजी थी भाई गवर्नमेंट हमारे यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, तो इसका फेट जो होगा जो हम अपने कंट्रोल में रहे, इसका ये मतलब था ना। ये इस बात के लिए था कि डिवाइड ना हो, डिवाइड हो गया दोनों पर इसका कंट्रोल रहे तो भी इसको खुश था, खुश रहेगा ना। फिर भी इंडिया इसी के अंडर रहे, पाकिस्तान इसी के अंडर रहे। ऐसे बर्मा को डिवाइड किया, मैंने बताया था ना बर्मा को कब डिवाइड किया गया। तो जब बर्मा को डिवाइड करके अलग कर दिया गया था 1935 एक्ट में, मैंने बताया था कि डिवीजन बर्मा को डिवाइड करके अलग कर दिया, बर्मा को इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया था, सिर्फ डिवाइड किया। यहाँ ये डिवाइड कर देते हैं, इंडिपेंडेंस नहीं देते तो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या ये पर्पस यहाँ तो इनको था नहीं, था पर्पस, ये पर्पस था नहीं। तो वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत, पहला सही दूसरा गलत। तो अब बोलेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे दिमाग लगाना है, अब बताएं। कंप्रहेंशन आप बनाते हैं एग्जाम में, जो पैसेज जो रहता है सी सेट में, सी सेट में जो क्वेश्चन, क्या आप अगर आप बच्चे हो अभी बनाना शुरू नहीं किया तो देखना क्वेश्चन। इतने बच्चे तो आप लोग हो नहीं, हर कोई या तो डॉक्टर है, आईआईटी है, आईएम है, कुछ न लॉयर हो तो कुछ न कुछ बायोटेक हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएट हो, इतना तो हो ही कम से कम, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट हो, इतना दिमाग है ही। तो जो कंप्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर डायरेक्ट इसमें तो होता ही नहीं, जो ऑप्शन दिया रहता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट उससे कंप्रिहेंशन से पैसेज में डायरेक्ट नहीं रहता, वो इन्फ्लुएंस लगा के कि जो राइटर है क्या कहना चाहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो मतलब इसका पर्पस क्या है, तो सोचोगे इसका पर्पस उससे करके एक आपको कंक्लूजन निकालना, क्या सोच के बोलना चाह रहा था क्या इतना, लेकिन डायरेक्ट उसमें आंसर उससे चुन कर डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं रखा रहता है। जब वहां दिमाग लगा के बना सकते हो तो यहाँ भी वैसे ही दिमाग लगाना, ठीक। तो उसके बाद अब है कैबिनेट मिशन। 1945 जब वो भी रिजेक्ट हुआ तो 96 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मैंने पहले ही बताया था, 3 मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो पहले भी रह चुके थे अभी भी थे। तो ये इनको ट्रेड का पोर्टफोलियो दे दिया गया था, वो ट्रेड संभाल ट्रेड पोर्टफोलियो को ये हैंडल कर रहे थे। और दूसरा थे एवी अलेक्जेंडर जो
जिनको बोला जाता है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी। तो एडमायरल्टी मतलब नेवी सेना को से रिलेटेड वो थे, उनके हेड थे, और ट्रेड वाले से थे। क्रिप्स को बनाया गया था, और एक थे पैथिक लॉरेंस। तीनों जब इंडिया में आए तो देखें इनका प्रपोजल, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, बोला इन्होंने कि कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड दो स्टेट थ्योरी, टू स्टेट, मतलब इंडिया और पाकिस्तान मांगा कि फुल फ्लेज हमको पाकिस्तान चाहिए, इंडिया से हमको अलग करो। इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया, और कोशिश किया कि मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करे, कुछ दूसरा तरकीब लगा के। आगे क्या है तरकीब क्या लगाया, देखें ग्रुपिंग ग्रुपिंग की बात मैंने पहले भी की थी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ग्रुपिंग में बात बांटा था, मैं यहाँ मेंशन नहीं किया, मैंने बता दूं। सेक्शन ए में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को रखा गया था, सेक्शन बी सॉरी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को रखा गया था, जो अभी जोग्राफी इंडिया के जोग्राफी में जो है, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार हो गया, बताया था पहले, पंजाब हो गया, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था ऐसा, बंगाल हो गया, सॉरी बंगाल नहीं हुआ यहाँ, तो ये हुआ यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, उड़ीसा वाले जो हो गए, और एक सेक्शन बी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सिंध, सेक्शन बी में बलूचिस्तान वाले रीजन, एंड सेक्शन सी में रखा गया था आसाम एंड बंगाल को, सेक्शन सी में रखा गया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि ये तो ऐसे ऐसे बांट देंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस। इन्होंने इस आधार पर दोनों को अलग अलग इंडिया पाकिस्तान को बांटने की नहीं कहा, भाई कि दोनों को बांटेंगे तो बीच में इंडिया, उधर भी पाकिस्तान, उधर भी पाकिस्तान, तो कैसे भाई कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्या हवा से जहाज से बार बार जाएंगे, लैंड से जो जाना ही पड़ेगा, दोनों इतने राइवलरी है, कैसे कंट्रोल कर पाएगा, कल्चरल टाई है आपस में, वो खत्म हो जाएगा, यूनिटी खत्म हो जाएगी, तो इस चीज़ को ना हो, रूल करना एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग इधर इधर भी पाकिस्तान, उधर भी पाकिस्तान, बीच में इंडिया नहीं बांटा। सोल्यूशन दिया कि इंडिया को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे ऐसे करके बांट दिया जाए, और उनको पावर दिया जाए कि आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने प्रोविंस लेवल पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, स्टेट लेवल पर बनाना चाहते हो, मतलब प्रोविंस लेवल पर या सेक्शन लेवल पर या यूनियन लेवल पर, जैसा प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो बनाओ, बनाकर हमारे पास रखो, ऐसे ऐसे प्रपोजल उन्होंने दिया था। और जो जो क्या क्या बातें थी अभी मैं बता रहा हूँ। कह दिया गया कि एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, एनी क्वेश्चन रेजिंग मेजर कॉमनल इशू, सांप्रदायिक इशू, मतलब कॉमनल इशू मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब कम्युनिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, इन लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर में, संसद में या कहें, अगर कोई रेज होता है और इसके लिए कोई डिसीजन लेना हो तो रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू मेजर कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, हिंदू के भी सिंपल मेजॉरिटी और मुस्लिम की भी सिंपल मेजॉरिटी। इनकी मेजॉरिटी क्या बोल रही है, उनकी मेजॉरिटी क्या है हो रही है, एक तो ये होना चाहिए, एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, थोड़ा समझे, आगे मैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब एक तरह से देखा जाए यहाँ कि सपोज 40 जो हैं हिंदू हैं और 9 मुस्लिम हैं, 40 हिंदू, 9 नहीं 10 मुस्लिम हैं, 40 हिंदू हैं, और कोई डिसीजन लेना है तो अगर कॉमनल मैटर है तो कम से कम 21 हिंदू का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और कितना 10 मुस्लिम हैं तो कम से कम 5 से ज़्यादा, यानी 6, तो वहाँ 21 और 6, कम से कम 21 हिंदू कहे हाँ और 6 मुस्लिम कहे हाँ, और इतना तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात 40 वहाँ और 10 यहाँ, 50 का आधा कितना हो गया 25, 25 से एक ज़्यादा 26, कम से कम इतने में से 26 मेंबर तो कम से कम ये सपोर्ट करना चाहिए इस मैटर को, 26 मेंबर कम से कम, समझ में आया। तो ये है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू मेजर कम्युनिटी प्रेजेंट इन वोटिंग एज वेल एज मेजॉरिटी, साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर प्रेजेंट, मतलब 40 उधर 10 इधर, 50 का आधा 25 से ऊपर कम से कम हो, 25 से ऊपर मेंबर,
और इंडिविजुअल लेवल पर इसका जो हिंदू का भी हो 20 से ऊपर कम से कम बोले, इसका भी 5 से ऊपर कम से कम का सपोर्ट होना चाहिए, वोटिंग वोट करे कम से कम, ये कहने का मतलब। तो पाकिस्तान भी खुश भाई, कम से कम एक तो हमारा मेंबर कम से कम जो मुस्लिम, टोटल मुस्लिम जो रहेंगे ना, उसके कांग्रेस के भी जो मुस्लिम हो चलो अलग बात है, तो उनके भी जो मुस्लिम मेंबर रहेंगे सब मिला के कम से कम आधे से ज़्यादा रहेगा सपोर्ट, हाँ कहेंगे तभी होगा। हमारी बात रख मतलब काट नहीं सकते वो लोग, खुली बात को, हमारी बातों को नकार करके कोई बिल पास नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं बना सकते। तो ये है ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शन, जो मैंने पहले बताया, 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल सेक्शन एंड यूनियन लेवल। सेक्शन बटेगा, प्रोविंस तो उसके अंदर है, और इस सेक्शन को मिलाकर एक यूनियन बनेगा, तो यूनियन लेवल पर एक एग्जीक्यूटिव बनेगी। एक कॉमन सेंटर, तो उन्होंने बोला कैबिनेट मिशन लेके एक सेंटर जैसे कॉमन होगा, इससे पहले भी बताया मैंने, एक यूनियन की जब बात कही गई थी, कहाँ कहाँ क्रिप्स वाले में। तो एक यूनियन जब बनेगा तो उसके लिए कॉमन सेंटर हो, जो एक कॉमन यूनियन या सेंटर बनेगा, तो उसका जो मेन जो क्या होता है एक्सटर्नल के लिए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन, ये इस पर कंट्रोल जो होगा कॉमन कंट्रोल होगा। कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल, मतलब तीनों सेक्शन का जो ये चीज़ है, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इसको कंट्रोल करेगा एक कॉमन सेंटर। एंड फेडरल स्ट्रक्चर वाज इनिशिएटेड, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा आता है, फेडरल, यहाँ डिफरेंट सेक्शन साथ में, उनके प्रोविंस सब एक साथ में, एक कॉमन यूनियन, उस यूनियन, वो यूनियन इन सारे का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल किया। यहाँ फेडरलिज्म की बात कही, फेडरलिज्म मतलब संघ की बात कही, सारे प्रांत को मिलाकर एक यूनियन और एक सेंटर की स्टेब्लिशमेंट हो, दैट्स कल फेडरेशन, संघ। फेडरल फीचर क्या होता है वो मैं आगे बाद में बताऊंगा, फेडरल का फीचर क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे मैंने पहले भी बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेंटर को अपना पावर, प्रोविंसेस को एक अलग पावर, सब्जेक्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोविंस को भी अपने लेवल पर एक ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता होगी अपने लेवल पर डिसीजन लेने की, ये सब फेडरलिज्म। जो जुडिशियरी होगी उसकी इंडिपेंडेंस होगी। फेडरलिज्म जब टॉपिक में बताऊंगा तो आगे और सब चीज़ बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान होगा पूरे कंट्री के लिए, उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो वो सब फेडरलिज्म, फेडरल का कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का विचार किया गया। प्रोविंसेस टू है फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअल पावर, जो प्रोविंस होंगे उनको फुल ऑटोनॉमी होगी, जो और उनको रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर को हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। रेसिडुअल पावर किनको होगा, इनको अभी जो है रेसिडुअल पावर इस किनको है, प्रोविंसेस को नहीं है अभी, किसको है रेसिडुअल पावर, सेंटर यूनियन को है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें बताया बोला गया था कि रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस हो, क्योंकि बार बार जो है ना जो पॉलिटिकल पार्टी थी यही डिमांड करती थी, 1935 एक्ट जो उस समय आया था, उस समय से उससे पहले से रेसिडुअल पावर है जो प्रोविंसेस को दिया जाए, प्रोविंशियल को मोर ऑटोनॉमी दिया जाए। तो इन्होंने ये बात को रखा कि रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस को देंगे, लेकिन ऐसा हमने खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस को नहीं दिया है, खुद यूनियन और सेंटर ने अपने पास रखा है। एंड देखें प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट और द, यहाँ भी इन्होंने बोला वो तो प्रोविंस हो गया, जो प्रिंसली स्टेट जो रहेंगे, रियासती प्रदेश रहेंगे, वो किसकी चाहे तो एक एग्रीमेंट किसके साथ रहे, जो सक्सेसर गवर्नमेंट जो बने, जो नया जो अभी यूनियन बनेगा ना, तो या तो उसके साथ आप रहे, और नहीं तो चाहे तो मेरे साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, अरेंज हमारे साथ भी कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे अरेंज कुछ हो सकते हैं, हमारे साथ रिलेशन रख सकते हैं। तो यहाँ भी कह दिया क्या, तो एक तो यूनियन की बात कहा कि वो तो बनेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बोल दिया प्रिंसली स्टेट को, ये बोल के तुमको मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। माउंटबेटन प्लान में कहा गया था कि आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ बोला कि भाई आप उनके साथ रहो, सक्सेसर मतलब बाद में जो बनेगी गवर्नमेंट आगे, या तो नहीं तो मेरे साथ चाहो तो कोई अरेंजमेंट बना के रख सकते हो। फिर देखें थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया, हाँ जी। तो अब देखें, अब है आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोविंस, हाँ एक चीज़ देखें, कहा गया कि जो अभी इसके बाद जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ
होगा। पहला जनरल इलेक्शन 1946 में हुआ। पीरियड था जून जुलाई का पीरियड था 1946 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन है, इसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ। तो कहा कि जब ये जनरल इलेक्शन जब होगा तो उसके बाद फ्री टू कम आउट ऑफ ए ग्रुप, जो प्रोविंसेस को सेक्शन ए सेक्शन बी सी में बांट कर दिया है वो फ्री होंगे कि कोई दूसरे ग्रुप में अपना जाना चाहे तो बी में है मतलब मुस्लिम वाले में है तो चाहे तो ए में अपना हिंदू वाले ग्रुप में आ सकते, फ्री है। यहाँ बहुत बड़ा पंगा हो गया। एंड आफ्टर 10 साल के बाद ए प्रोविंस वाज टू फ्री टू कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। या तो इलेक्शन के बाद तुरंत है जो अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे में चला जाए, आउट ऑफ ग्रुप से चला आ जाए, नहीं तो 10 साल के बाद फिर एक रिकंसिडर फिर से विचार किया जाए, ये बात रख सकते हैं। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP JIPMER जिपमड़ @OK एक्सिस, ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।